हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम बीपीएससी ऑडिटर के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उस टेस्ट सीरीज़ के वीकली टेस्ट नंबर 3 की कॉपी का हम इवेलुएशन करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे स्टूडेंट का आंसर राइटिंग में क्या परफॉर्मेंस रहा है, उनके आंसर में कहाँ पर सुधार की गुंजाइश बनती है और कहाँ पर उन्होंने आंसर को बिल्कुल गलत लिखा है। हम दो चीज़ों पे फोकस करेंगे और इसमें जो है मैं जो टेस्ट का जो क्वेश्चन दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो मांग की लोच से था कि मांग की लोच से आप क्या समझते हैं। और सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का कि ये कितने प्रकार का होता है, चित्रों द्वारा स्पष्ट करें। What do you what do you mean by elasticity of demand? Explain its various kinds with the help of diagrams। और सेकंड जो क्वेश्चन मैंने दिया था परिवर्तनशील अनुपातों का नियम की पूर्ण व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब फुल्ली द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ठीक है, इस दोनों क्वेश्चन के आंसर को हमारे सारे स्टूडेंट ने किस तरीके से आंसर लिखा है उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉपी मेरे पास आई है और जैसे जैसे इनकी कॉपी आती गई है सारी कॉपी को हम सीक्वेंस में उसी तरीके से अरेंज कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि जो अच्छी कॉपियां हैं पहले है, ख़राब कॉपी बाद में है। ठीक है, तो मैं जिसकी कॉपी में जो कमेंट करूँगा आप समझ जाइएगा कि आपकी कॉपी की क्या कंडीशन है। ठीक है, और आप हमारे पेड ग्रुप में ऐड होने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इंक्वायरी कर लीजिएगा। 8539861302 पे आप इंक्वायरी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए और फर्स्ट कॉपी देखते हैं। इनका नाम नहीं पता है मुझे, लेकिन इनकी कॉपी आई है। इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन मांग की लोच से आप क्या समझते हैं इन्होंने एक्सप्लेन किया है। इनके आंसर को हम लोग देखते जाते हैं। मांग की लोच का तात्पर्य है कीमत के सूक्ष्म परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन के माप से है। अर्थात मांग की लोच की धारणा हमें यह बतलाती है कि मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में किस दर से परिवर्तन होता है। कहने का मतलब है, इनका कहने का मतलब है कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप किसी वस्तु के डिमांड में जो परिवर्तन होता है उसका हम मेज़रमेंट करते हैं मांग की लोच के द्वारा। तो इनका ये सही है। सेकंड पार्ट में इन्होंने लिखा कि मूल्य परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन होता है। सभी अवस्थाओं में मांग में परिवर्तन एक ही प्रकार का नहीं होता है। कुछ अवस्थाओं में मूल्य परिवर्तन होने पर भी मांग का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे इन्होंने बताया है कि कुछ कंडीशन ऐसा होता है कि वस्तुओं की प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंजिंग होने के फलस्वरूप भी उसके डिमांड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे इन्होंने एग्जांपल मोबाइल का लिया है कि मोबाइल का अगर मूल्य गिर जाएगा तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, लेकिन नमक का अगर मूल्य गिरेगा तो उसके डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने एग्जाम्पल के सहारे अपने लाइन को प्रूफ किया है। इनका ये वाला बहुत अच्छा है, बिल्कुल इन्होंने सटीक लिखा है। मांग की लोच बराबर, ये बिल्कुल सही है और इनका ये मैथमेटिकल डायग्राम भी सही है। ठीक है, इसके पश्चात इन्होंने निगेटिव वाले टर्म का यूज किया है, ये भी सही है। फिर उन्होंने मांग की लोच के प्रकार को बताया है कि मांग की लोच कितने प्रकार का होता है। तो फर्स्ट में सापेक्षता लोचदार मांग की बात इन्होंने किया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मुझे लग रहा है गलत है कि जब आपने डेल्टा क्यू अपन क्यू लिया है, डेल्टा क्यू अपन क्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा पी इज पी, तो आपकी फिगर में जो है ना, आपके फिगर में Q1 और Q2 के बीच की दूरी जो है P1 और P2 के बीच की दूरी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आपका फिगर देखने से पता चल रहा है कि P1 और P2 के बीच की दूरी बड़ा है Q1 Q2 से, या तो बड़ा है और नहीं तो दोनों बराबर है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इसकी दूरी को ज़्यादा रखेंगे Q1 Q2 के बीच की दूरी, तब ये आपका फिगर सही हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ एक झलक में अगर आप डीपली देखेंगे तो ये फिगर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी दूरी ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी दूरी कम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी ये फिगर आपका सही है। नेक्स्ट में आते हैं। इन्होंने बताया है कि वेरी गुड, ये भी सही है। ठीक है, फिर पूर्णतः बेलोचदार मांग में क्या होता है, ये वाला कंडीशन हो गया, यानी डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू 0 बेलोचदार मांग है, यानी वस्तुओं के प्राइस में चेंजिंग होने के फलस्वरूप भी वस्तु का डिमांड नहीं बदलता है। ठीक है,
पूर्णतः लोचदार में क्या हो गया, पूर्णतः लोचदार में इलास्टिसिटी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। यानी P1 और P2 में थोड़ी बहुत चेंजिंग या बिल्कुल चेंजिंग नहीं हो, फिर भी वस्तु का डिमांड अगर बढ़ जाता है तो वो पूर्णतः लोचदार है। ये बिल्कुल सही है, इनका मैथमेटिकल ये सही है। इन्होंने फिर एग्जाम्पल के सारे प्रूफ किया है। एग्जामिनेशन में अगर टाइम मिलेगा तो एग्जाम्पल आप लोग दीजिएगा, अदरवाइज एग्जाम्पल मत दीजिएगा, ठीक है। और आपने लिखा है कि मांग की लोच की अवधारणा पूर्णतः अर्थशास्त्रियों ने मांग के नियम को परिमाणात्मक कथन के रूप में प्रस्तुत किया करने का प्रयास किया जो अत्यधिक वैज्ञानिक और तार्किक पूर्ण है। वेरी गुड। ये जो मांग की लोच है ना, ये परिमाणात्मक कथन को बताता है, क्वांटिटेटिव को बताता है, ठीक है। तो सही है, यहाँ तक आपका आंसर। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की पूर्ण व्याख्या कीजिए। मैं पहले भी कॉपी में चेक कर लिया हूँ, इस आंसर में आपकी कमी है। आंसर में कमी क्या है मैं थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। इसमें करना क्या था, थोड़ी सी बातों को ध्यान से देखना। जैसे कि अगर आपसे पूछे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम बताए, अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछे परिवर्तनशील अनुपात का नियम यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, अगर आपसे पूछे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो आपको आंसर जो देना है, जिसमें मैं उत्पत्ति ह्रास नियम का जो टॉपिक में पढ़ाया था, ठीक है, उत्पत्ति ह्रास नियम का, आपको उसका आंसर लिखना है नंबर फर्स्ट। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछे उत्पत्ति का नियम की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताएं, उत्पत्ति का नियम का मतलब क्या हो गया, लॉ ऑफ रिटर्न का विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताएं, तो मैं जो तीनों कंडीशन बताया था ना, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न उसके बारे में बताना है, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न के बारे में बताना है, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के बारे में बताना है। इसमें तीनों लॉ को बताना है, लेकिन संक्षिप्त रूप में आप बता देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से इस आंसर में, सेकंड वाले आंसर में आपका पूरा सुधार करना होगा, ठीक है। चूँकि मैं परिवर्तनशील अनुपात का नियम पूछा था, तो उसमें जो है उत्पत्ति ह्रास नियम थर्ड वाला आपका आंसर लिखना चाहिए था, उत्पत्ति ह्रास नियम का। ये किन की कॉपी है आप लोग समझ जाइएगा कि मांग की लोच, ठीक है। मैं सब कॉपी को मैं पढ़ लिया हूँ, जहाँ पे आपकी गलत होगी ना मैं वहाँ पे मैं इंडिकेट कर दूँगा, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही इन्होंने लिखा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपने दिखाया है, ओके ओके वेरी गुड, ठीक है। वस्तु की मांग है, मात्रा है, वस्तु का प्राइस है, ओके। डी डिमांड कर्व है। लेकिन आपने जो है मांग की लोच बराबर, एक चीज़ आप यहाँ पर गौर करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला, प्रतिलोम संबंध वाला जो फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर, और इसमें जो है आपने सेम चीज़ को एक्सप्लेन किया है। आप सेम चीज़ को क्यों एक्सप्लेन किए, दोनों एक जगह आप इस तरीके से एक्सप्लेन कीजिए ना, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी, इस तरीके से आप एक्सप्लेन कीजिए। और फिर इस तरीके से जो मैं ग्राफ बताया था, ठीक है, उस तरीके से ग्राफ आप ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर वस्तु का यहाँ पे वस्तु का डिमांड को रखिए, यहाँ पे वस्तु के प्राइस को रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक ही चीज़ को डबल बार रिपीटेड किए हैं, ये आपका फॉर्मूला रिपीटेड है, रिपीटेड नहीं होना चाहिए, दोनों दो तरीके का होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने ये सही किया सापेक्षता लोचदार, और देखिए इनका ये डिफरेंस जो है बिल्कुल सही है, ये फिगर सही है क्योंकि इसके बीच का जो दूरी है इसके बीच की दूरी से ज़्यादा है। वेरी गुड। यहाँ पर इस कॉपी को देखने से, अच्छा यहाँ पर इन्होंने जब ये कंडीशन को लिया है तब इन्होंने क्या किया है, ठीक है, ओके ओके, आवश्यक वस्तु की स्थिति पर लागू होता है, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। तो यहाँ पर इसके बीच का थोड़ा सा आप डिफरेंस को ज़्यादा रखेंगे, Q1 Q2 के बीच की दूरी से ये वाला दूरी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और जब इकाई लोचदार हो तो ये आपका फिगर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। इलास्टिसिटी यहाँ पर 1 हो जाएगा, ओके बहुत अच्छा। यहाँ पर आपने जो दिखाया है
ये भी बिल्कुल सही है। इसका केवल सैद्धांतिक महत्व है, व्यवहार में नहीं देखा जाता है। बिल्कुल सही है। पूर्णतः लोचदार में क्या इन्होंने बताया है, ये क्या बताया, पूर्णतः लोचदार। पूर्णतः लोचदार में क्या हो जाता है कि P1 P2 और इलास्टिसिटी जो है इनफाइनाइट हो जाता है, यानी डेल्टा P ओपन P क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पर। ओके। और इन्होंने क्या किया है, सारे फिगर को एक साथ ड्रॉ किया है, जो कि ये बिल्कुल सही है, ये गुड, वेरी गुड। ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष भी मैं देख लिया हूँ। मांग की लोच से तीसरे स्टूडेंट की कॉपी है, और मांग की लोच को इन्होंने बताया है कि मार्शल ने प्रस्तुत किया था, मांग की लोच कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन के कारण मांगी गई। वेरी गुड। और आपने आपकी कॉपी में यहाँ पे कमी है, आप जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लिखिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन बता वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है। आपने बाद में आपने बाद में जो डिवीजन किया है इसमें लिखा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की प्रति लोच, ये ठीक है। मैंने जो बताया था कि इलास्टिसिटी का 5 तरीका होता है। ठीक है। इलास्टिसिटी इज़ ए ग्रेटर देन वन कब होता है, इलास्टिसिटी लेस देन, इलास्टिसिटी इज वन कब होता है। ठीक है। ये 3 कंडीशन को मैं बताया था। ठीक है। और इसमें मैं बताया था कि सापेक्षता लोचदार कब होता है, सापेक्षता बेलोचदार कब होता है, इलास्टिसिटी जो है जीरो के बराबर कब होता है, और इलास्टिसिटी इनफाइनाइट कब होता है। इस सारे चीज़ों को आप दिखाइए। ठीक है, तब आपका सही होगा। चलिए, ये सही है। जो मैं नोट्स देता हूँ ना, उस नोट्स को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ा कीजिए। देखिए, ये ग्राफ आपका गलत है, इसलिए ग्राफ ये गलत है क्योंकि इलास्टिसिटी जब 1 के बराबर होगा ना, तो ये वाला थोड़ा सा और इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ताकि इसके साथ जो है, ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये ग्राफ थोड़ा सा इस तरीके से बनेगा ताकि इसके साथ 45 डिग्री का कोण बना सके। तो इसका स्लोपिंग ऐसे रखिएगा। ठीक है। चलिए, ठीक है। इकाई से अधिक लोच, इकाई से अधिक लोच में क्या हो जाएगा, इकाई से अधिक लोच में, चलिए ठीक है। इलास्टिसिटी जीरो के बराबर हो गया यहाँ पर, है ना। ओके, इलास्टिसिटी जीरो के बराबर हो गया, और यहाँ पर इलास्टिसिटी जो है इन्फिनिटी हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम बोलेंगे आप लोग को, आपको जिनकी भी कॉपी हो, इस तरीके से थोड़ा लिखना उतना सही नहीं है। आप इस तरीके से जो मैं बताया था ना कि वस्तु में यहाँ पर जो है ना, इस तरीके से आप मत दिखाइए। जो यहाँ पर आप इस तरीके से लिखिए ना, मांग में अनुपातिक परिवर्तन, जो हमारा नोट्स में है उसको देखिए मैं क्या लिखा हूँ। मांग में अनुपातिक परिवर्तन जो होगा वो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू बराबर जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि मांग जीरो हो जाता है, और मांग जीरो हो जा रहा है लेकिन प्राइस में जो है कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, यानी प्राइस जो है डेल्टा पी अपॉन पी रह जाएगा, और जब आप डिवाइड कीजिएगा तब जीरो होगा। तो आप इस फॉर्मूला को यहाँ पर चेंज कीजिए, मेरे जो नोट्स में दिया हुआ है उसको लिखिए। ठीक है, तब ये जा कर के सही हो जाएगा। वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है। आप इस आंसर को कुछ ज़्यादा ही गैदरिंग कर दिए हैं। इसमें बिल्कुल सिंपल था कि 5 गो कैटेगरी जो इलास्टिसिटी का होता है उसको दिखा देना चाहिए था आपको। ठीक है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम और उसकी विभिन्न अवस्थाओं को बताइए। ठीक है। दूसरी, घटते प्रतिफल, ये सब तो सही है। ओके ओके। फिर आपने उत्पत्ति ह्रास नियम, ठीक है, उत्पत्ति ह्रास नियम को यहाँ पर आपने एक्सप्लेन नहीं किया, ये तो आपका बिल्कुल आंसर गलत है।
आपने जो है इस क्वेश्चन का तो बिल्कुल एकदम धज्जी उड़ा दिया है। इसमें आपको कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। ये जब मेरा नोट्स को देखेंगे तो तीनों को मैं एक्सप्लेन किया हूँ ना सेपरेट सेपरेट, कि बढ़ती प्रतिफल में क्या होगा, घटती प्रतिफल में क्या होगा, ठीक है, और ऋणात्मक प्रतिफल कहाँ से होता है, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना होता है। आप लोग दूसरे के नोट्स को लिखिएगा तो गलती होगा ही। बढ़ते एक होता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स का फिगर बनाइए ना। फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, तो इसका फिगर बनाइए। फिर उसके बाद उत्पत्ति ह्रास नियम थोड़ी ना होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को ही हम लोग उत्पत्ति ह्रास नियम भी कहते हैं, ठीक है, निगेटिव रिटर्न। और इसमें जो है आपको तीन चीज़ों को एक्सप्लेन करना था। आप इस तरीके से आंसर मत लिखिए। मेरे नोट्स में जो दिया हुआ है तीन टर्म, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स का जो मैं फिगर बनाया हूँ उसको ड्रॉ कीजिए। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न यानी लॉ ऑफ समता का नियम का जो नोट्स बताया हूँ उसको लिखिए। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का आप लिखिए, सबका लिखिए। वो आपका आंसर गलत है। ये शिवम का कॉपी है, ठीक है। इनका कॉपी को मैं पहले भी चेक कर लिया हूँ। तो लेकिन इनके कॉपी में एक कमी है, इनका ग्राफ जो है ना, बिल्कुल देख रहे हैं ग्राफ हिल डुल रहा है, ऐसे ऐसे इनका ग्राफ भाग रहा है। तो ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए ना, एकदम पूरा सॉलिड इस तरीके से कीजिए जैसे मुझे दिखाना है। तो हम वाई एक्सिस करेंगे, एक्स एक्सिस करेंगे, ठीक है, इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से, और आपका इस तरीके से हिल रहा है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और बाकी आपका मैथमेटिकल टर्म सही है और इन्होंने डिफरेंस को भी सही रखा है। आपकी कॉपी सही है, लेकिन टर्म कंडीशन है कि फिगर को थोड़ा सा आप बड़ा ड्रॉ करेंगे। देखिए डेल्टा क्यू अपन क्यू जो है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी से ज़्यादा है। और इसमें क्या इन्होंने किया है, इसमें किया है डेल्टा पी अपन पी के बीच की दूरी डेल्टा क्यू अपन क्यू से ज़्यादा है, यानी पी वन और पी टू के बीच का दूरी इससे ज़्यादा होगा। तो आपने दिखाया सही है, लेकिन इस फिगर को थोड़ा सा और बड़ा कीजिए, ठीक है, ठीक है। बाकी इधर आपका ये फिगर सही है, इस तरीके से नंबर कट जाएगा। हालांकि ये फिगर आपका सही है, लेकिन फिगर बड़ा बनाना है। ये है हमारे स्टूडेंट का मांग की लोच को इन्होंने सही तरीके से एक्सप्लेन किया है, वेरी गुड, ठीक है। देखिए फिगर इनका बिल्कुल सही है, कितना सॉलिड फिगर है ये, ठीक है। ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है इनका, ठीक है। और देखिए इसी तरीके से मैं बोल रहा था कि इस तरीके से आप लोग लिखा कीजिए, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए फिगर इस तरीके से फिगर आप लोग ड्रॉ करना सीखिए। देखिए इनकी कॉपी में कितना क्लियरिटी है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी से ज़्यादा है। तो फिगर से भी पता चल रहा है और मैथमेटिकल चीज़ से भी पता चल रहा है, बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने क्या किया है, देखिए डेल्टा पी ओपन पी का बीच का दूरी डेल्टा क्यू ओपन क्यू से ज़्यादा, देखिए तो ये ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। इनका फिगर सही है, ठीक है। और इकाई लोचदार में क्या हो गया, इकाई लोचदार में यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये क्या भाई, यहाँ पे इलास्टिसिटी इज ग्रेट इक्वल टू ज़ीरो है। यहाँ पर ये वस्तु का क्या है, ये वस्तु का प्राइस है वाई एक्सिस पर, ठीक है। और यहाँ पर इलास्टिसिटी निगेटिव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने सही दिखाया, इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है, इलास्टिसिटी वेरी गुड वेरी गुड, ओके। ये एक स्टूडेंट ने इस फिगर को भी सही बनाया था, इनका भी ये फिगर सही है, ठीक है। निष्कर्ष भी सही है। अनुपातों का नियम, अनुपातों का नियम में इन्होंने क्या बताया, अच्छा पहले इन्होंने मान्यता को बताया कि अनुपातों का नियम की क्या क्या मान्यताएं होनी चाहिए। परिवर्तनशील साधन होना चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। फिर उसके बाद जो है, ठीक है, देखिए इन्होंने क्वेश्चन को सही पकड़ा है। जिस चीज़ को मैं बता रहा हूँ आप लोग को, इन्होंने सही तरीके से चार्ट से ड्रॉ किया, लेकिन इनकी कॉपी में कमी क्या है, थोड़ी सी फिगर में और क्लियरेंस आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक चीज़ में यहाँ पे मार्जिनल, यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन ये है, मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो,
एवरेज प्रोडक्शन है, वेरी गुड। और जहाँ पर ये दोनों पॉइंट आपस में कट रहा है वहीं पर आपका सेकंड फेज शुरू होता है मूड। तो ये फिगर इनका सही है, लेकिन फिगर थोड़ा सा और अच्छा बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं देख लिया हूँ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, इनकी दोनों कॉपी अच्छा है। मांग की लोच से ये किन की कॉपी है आप देख लीजिएगा। इनके कॉपी में मांग की लोच बराबर ये फिगर ऐसे नहीं, थोड़ा सा आप लोग अच्छा से बनाइए फिगर को। ठीक है, इस तरीके से बनाइए ना। इस तरीके से फिगर बनाने में क्या प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे पी लिखिए, यहाँ पर क्यू लिखिए। ठीक है, यहाँ पर वस्तु के डिमांड Q1 Q2 लिखिए, यहाँ पर P2 P1 लिखिए, तब ना होगा। ये फिगर को ऐसे मत बनाइए, फिर मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एग्जामिनेशन में टाइम नहीं मिले तो आपको एग्जाम्पल नहीं देना है। ठीक है, केवल इसका डेरिवेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन बना करके निकल जाना है। इसमें क्या है आपका, ये डेल्टा क्यू अपन, वेरी गुड। ठीक है, इसके अनुसार तो ये फिगर सही है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बता दिया भाई, डेल्टा पी इज़ ग्रेटर। थोड़ा सा आपकी राइटिंग भी गड़बड़ है, राइटिंग में सुधार कीजिए। ये वाला फिगर गलत है। ठीक है, आपने बनाया सही है लेकिन फिगर गलत है। थोड़ा सा ये लाइन तिरछा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से बनाइए। ठीक है, इस तरीके से आना चाहिए। यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, और हर एक चीज़ में आपने एग्जाम्पल दिया है। मैं नोट्स में एग्जाम्पल दिया था इसलिए चूँकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। यहाँ पर ओ एक्सिस लिखिए, यहाँ पे इलास्टिसिटी इन्फिनिटी लिखिए, और थोड़ा सा फिगर में सुधार की ज़रूरत है। फिगर करेक्शन कीजिए, आपका फिगर में बहुत कमी है। प्लस में राइटिंग को भी ठीक कीजिए, राइटिंग को भी ठीक कीजिए। ठीक है, देखिए तो आपने ये इस फिगर को कितना गड़बड़ बनाया है। इस फिगर पे क्या आपको मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल जीरो बना। आप दूसरे की कॉपी को देखिए तो और लोग क्या फिगर बनाए हैं इसमें। उत्पत्ति वृद्धि नियम, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होता है। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ मैंने ड्रॉ करने के लिए बताया था। इस तरीके से होता है ना, MP ही AP इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है एवरेज। आपका देखिए तो ग्राफ देखने में लग रहा है कि ग्राफ में थोड़ा सा कर्व होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। ये MP होगा, ये AP होगा, एवरेज कॉस्ट मार्जिन यहाँ पर AC होगा। यहाँ इस तरीके से ग्राफ बनता है, इस तरीके से जैसे मैं ड्रॉ किया हूँ। ग्राफ में ड्रॉ कीजिए और दूसरे की भी कॉपी से देख करके आप अपनी कॉपी का इवेल्युएशन कीजिए। और उसमें वो आंसर नहीं होगा जो अभी आपका आंसर जो आपने लिखा है, जो मैं नोट्स दिया हूँ आप लोगों को, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का, यानी उत्पत्ति ह्रास नियम का, उस नोट्स को आप देखिएगा। ठीक है, चलिए, ये जिनकी भी कॉपी है, इनकी कॉपी को मैं देखा हूँ पहले भी। ठीक है, लेकिन सही है, सही है, लेकिन ये ग्राफ सही बना हुआ है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम में जो मैं आप लोगों को सिनॉप्सिस दे दिया था, उसी सिनॉप्सिस के आधार पे आप लोगों ने आंसर लिख दिया है, जबकि इसका आंसर जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न वाला आंसर होगा। ठीक है, मांग की लोच से आप क्या समझते हैं। ओके, ओके। देखिए फिगर आपका भी उतना सही नहीं बन रहा है ना, फिगर में सुधार कीजिए। फिगर फिगर को करेक्ट कीजिए, एक ही फिगर को बार बार ड्रॉ कीजिए। बाकी इधर मैथमेटिकल एरिया तो सही है, और जहाँ पे मैथमेटिकल आता है उसको घेर दिया कीजिए। ठीक है, एग्जामिनेशन में इस चीज़ को बॉक्स बना दिया कीजिए ताकि एग्जामिनर का ध्यान जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया है भाई, आपने क्या किया है, डेल्टा क्यू, ये तो फिगर आपकी गलत हो गई ना, क्योंकि डेल्टा क्यू अपन क्यू इज़ ग्रेटर देन डेल्टा पी अपन पी होगा, तो ये वाला बड़ा है ना, तो ये वाला बड़ा है, तो इसके इसके बीच की दूरी ज़्यादा होनी चाहिए P1 P2 से। यानी Q1 Q2 के बीच की जो दूरी है ना, वो P1 P2 से ज़्यादा होना चाहिए इस दूरी से। ठीक है, बात को समझ रहे होंगे ना। यहाँ पर देखिए क्या है, डेल्टा पी अपन पी और डेल्टा क्यू, ये फिगर सही आ रहा है आपका। क्यों सही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा दिखाई पड़ रहा है ना इसकी तुलना में, तो क्या है, सापेक्षता बेलोचदार है।
ठीक है। इलास्टिसिटी ये सही है, सही है। चलिए सही है, इधर सही है। लेकिन फिगर में थोड़ा सा एक्यूरेसी लाइए, ये बच्चा जैसा आप लोग फिगर क्या ड्रॉ करते हैं। ठीक है। निष्कर्ष तो सारे लोग मेरे ही वाले निष्कर्ष को लिखे हैं। चलिए इनकी कॉपी, ये किनकी कॉपी है आप लोग देख लीजिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए सही है। चलिए जब प्रतिलोम संबंध होता है तो क्या होता है, वेरी गुड, सही है। यहाँ पर क्या है, डेल्टा क्यू, ठीक है, आपका भी ये ठीक है। लेकिन फिगर थोड़ा सा और बड़ा बनाइए तो आप, है ना। इन्होंने क्या किया है, डेल्टा पी को बड़ा कर दिया, ये तो फिगर आपका गलत हो गया ना। यहाँ पर इसके इसके बीच की दूरी ज़्यादा रखिए, डेल्टा पी अपन डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा क्यू, ये फिगर आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला P1 P2 की जो दूरी है Q1 Q2 से ज़्यादा होना चाहिए, इसके बीच गैप ज़्यादा रखिए। ठीक है, उसके बाद आपकी फिगर में प्रॉब्लम है, मैप सही बनाइए। इलास्टिसिटी ऑफ इन्फिनिटिव सही है, ठीक है। चलिए ये भी सही है, इन्होंने सारे फिगर को एक साथ ड्रॉ किया है, ये फिगर आपका सही है। देखिए हाँ, निष्कर्ष तो वही लिखा हुआ है। फिर इन्होंने क्या किया है, उत्पत्ति ह्रास नियम की व्याख्या की है। मान्यता तो सबका एक ही है, ठीक है। ओके ओके, देखिए इनका ग्राफ देखने से लगता है कि इन्होंने कभी ग्राफ को ड्रॉ किया। इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है मेरे कॉपी में, जो आप लोग को नोट्स दिया गया, क्या इसी तरीके से मैं डॉट डॉट करके मिलाया हूँ, ये वाला ग्राफ इसी तरह ड्रॉ होगा। ये ग्राफ ऐसे जाएगा ना, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये ऊपर उठ जाएगा थोड़ी ना, ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। लेकिन एक्स एक्सिस पर टच नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपने जो दिखाया है, आपने जो यहाँ पर दिखाया है मार्जिनल एपी, इसको बिल्कुल करेक्ट कीजिए। ये आपका ग्राफ सही नहीं है, ठीक है। इस ग्राफ को सही बनाइए, उस पर मार्क्स नहीं मिलेगा। और चलिए ये किन की कॉपी है, विकास कुमार का कॉपी है। चलिए चलिए फिगर में तो सुधार हुआ है। आप थोड़ा पीडीएफ जो है ना, डॉक स्कैनर से बनाइए, पीडीएफ डॉक स्कैनर से बनाइएगा तो पीडीएफ जो है, ये क्या है भाई, डेल्टा क्यू ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ओके, चलिए सही है। इसमें आपका क्या ज़्यादा हो रहा है, अच्छा डेल्टा पी, चलिए सही है। यहाँ पर क्या हो गया, 45 डिग्री का इलास्टिसिटी जा रहा है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर इलास्टिसिटी 0 हो रहा है, ठीक है, ओके। और पूर्णतः लोचदार में यहाँ पर इलास्टिसिटी इन्फिनिटी हो रहा है, ठीक है, ओके। डेल्टा क्यू अपॉन इलास्टिसिटी, चलिए ठीक है। आपकी कॉपी में क्या कमी है, आपकी कॉपी में पीडीएफ को ढंग से बनाना है। और सबका पीडीएफ को देखिए, यहाँ पे गैप नहीं आना चाहिए, पीडीएफ को सही बनाइए। बाकी फिगर थोड़ा सा और अच्छा बनाया कीजिए, बाकी ठीक ठाक है। अच्छा, मांग की लोच को आपने एक्सप्लेन क्या किया है, थोड़ा सा 1 सेकेंड, मांग की लोच को, ओके सही है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इनका आते हैं। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं वही जो नोट्स में दिया था, सारे लोगों का वही खेल है, इन्होंने लिख दिया। देखिए तो आपकी उंगली वगैरह सब कुछ आ रहा है। इस तरीके से पीडीएफ मत बनाइए, पीडीएफ को डॉक स्कैनर से बनाइए, तब सही आएगा, ओके। फिर ये गौतम सैनी की कॉपी है। चलिए ऐसे में सारे कॉपी को मैं पढ़ लेता हूँ एक बार, मुझे केवल यहाँ पे कमी दिखाना है, ठीक है, ओके वेरी गुड। और ये क्या है भाई, सापेक्षता लोचदार मांग है, सापेक्षता लोचदार मांग है, तो ओके ओके ओके, सापेक्षता बेलोचदार मांग है। ये बेलोचदार मांग में 1 सेकेंड, ठीक है, सापेक्षता बेलोचदार में किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कम परिवर्तन होता है, ठीक है। इनका मांग में कम परिवर्तन हो रहा है, सही है। इकाई लोचदार मांग को भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन
इनका फिगर थोड़ा सा इस तरीके से जाएगा कि 45 डिग्री का कोण बनाए यहाँ पर, यानी आपके फिगर का जो स्लोप है ना, थोड़ा स्लोप को ऐसे रखिएगा, ठीक है। अब बाकी ये मैथमेटिकल सही है, इधर सब कुछ सही है। ओके, ठीक है। देखिए सारे के कॉपी में वही कमी मिल रहा है। इसमें क्या करना है आपको, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न उत्पत्ति ह्रास नियम को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ उत्पत्ति ह्रास नियम का आंसर कर दीजिएगा। उस उत्पत्ति ह्रास नियम को ही हम लोग परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी कहते हैं। तो जब भी आपसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उत्पत्ति ह्रास नियम जो थर्ड वीडियो में मैं पढ़ाया था उसके आंसर को आप लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये किन की कॉपी है, अच्छा वीकली टेस्ट नंबर, चलिए इनका तो कॉपी सही है, सही है। ओके, देखिए इनके भी कॉपी में दोनों, चलिए ठीक है, दोनों जगह एक ही वैल्यू लिखे हुए हैं ना। इकाई लोचदार, यहाँ पे क्या है भाई, सापेक्षता बेलोचदार। सापेक्षता बेलोचदार में क्या होगा कि प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो थोड़ा सा इसके बीच की दूरी को थोड़ा सा ज़्यादा रखिए आप, है ना। ये दोनों आपका सेम सेम दूरी हो जा रहा है ना। आपको क्या करना है, इसके बीच की दूरी ज़्यादा रखना है, इसके बीच की दूरी कम रखना है, तब जाके ये इसके अकॉर्डिंग सही होगा। ऊपर वाला को आपने क्या किया है, ऊपर वाला तो सही है। देखिए आपका जो है यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी जो है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी से ज़्यादा है। चलिए ठीक है, मैं जिसके कॉपी में जो मैं कमी बता दिया हूँ वो अपनी कमी को देख लेंगे। ये सही है आपका। ये क्या है भाई, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम का व्याख्या। चलिए सबके फिगर में एक ही कमी है, इस क्वेश्चन में आपकी कमी है, मैं बता दे रहा हूँ। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं। फिगर को बड़ा कीजिए, बाकी फिगर का ये डिस्टेंस सही है, आपका डिस्टेंस आपने सही लिया है। इसमें क्या लिया है, पी वाला ये डिस्टेंस आपने सही लिया है, ठीक है। इलास्टिसिटी को सही है, और बेलोचदार मांग को आपने दिखा दिया, और लोचदार मांग को, ओके सही है। देखिए इनका भी ये फिगर बनाने का कोशिश किए हैं, मेन इसी को बनाना था, परिवर्तनशील साधन। और यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन है, यहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन है, एमपी 0 हो जाता है। लेकिन फिगर को थोड़ा सा आप लोग स्मूथ बनाइए। ये फिगर सही है लेकिन थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा और अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या कमी है, यहाँ पे इस तरीके से फिगर आएगा और वहाँ से फिर डॉट डॉट करके मिला दीजिए नीचे वाले फिगर से। फिगर सही है लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाथ कप रहा है, ठीक है। चलिए तो यहीं तक है। ओवरऑल सबकी कॉपी में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी है, और जिसकी कॉपी में जो भी मैं चीज़ बोल रहा हूँ उसको सुधार कीजिए। और मोस्ट ऑफ द कॉपी में हमने देखा कि जो मैंने परिवर्तनशील अनुपात का जो क्वेश्चन दिया है लिखने के लिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, उसमें जो है मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं गलत आंसर लिखे हैं। उसमें जो है आप लोगों को उत्पत्ति ह्रास नियम वाला आंसर को लिखना है, क्योंकि उत्पत्ति ह्रास नियम को ही परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको उत्पत्ति का नियम बोले ना, अगर आपसे उत्पत्ति का नियम का क्वेश्चन पूछे तो तीनों क्वेश्चन को दिखाना है। उत्पत्ति वृद्धि का नियम को दिखाना है, उत्पत्ति समता का नियम को दिखाना है जो मैं आप लोगों को दिया हूँ पीडीएफ, और उत्पत्ति वृद्धि का नियम को दिखाना है। तीनों नियम को लिखना होगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये होगा कि तीनों को आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ताकि आपका समय सीमा के अंदर आपका लिखा जाए एग्जामिनेशन हॉल में। बाकी ठीक है, आप लोग इसी तरीके से मेहनत कीजिए और धीरे धीरे सुधार होगा, ठीक है। थैंक यू।